हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि जीके जीएस के लिए सुदर्शन चक्र नाम का एक बुक आज कुमार गौरव सर के द्वारा रिलीज किया गया है। आज वो रिलीज किए थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण टॉपिक का संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी लेंगे। ये कुमार गौरव सर का बुक है जो उन्होंने निःशुल्क उपलब्ध कराया था। इसमें सभी आप देख सकते हैं। इसका देखिए, कुमार गौरव सर का इसमें संदेश है। आइए इनका देखते हैं। जो इनका इंडेक्स है, इंडेक्स आप देख सकते हैं। इतिहास में 4 से 8 पेज में, भारत और विश्व का भूगोल 10 से 16 पेज, राज्य व्यवस्था 18 से 26, अर्थव्यवस्था 18 से 28 से 32, विज्ञान 34 से 41 और विविध इतना है। इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको इसका बुक का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। हम लोग विषय नंबर 1 सुदर्शन चक्र का भारतीय इतिहास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, जो ये सब ऐसा टॉपिक सर दिए हैं जो एग्जाम में पूछता ही पूछता। ये सब समझिए स्टैटिक जीके है, मेन जीके कॉन्सेप्ट का, जो याद नहीं होता। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको बार बार। अगर आपको याद नहीं होता, बार बार ये वीडियो को आप देखिएगा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल है। दयाराम साहनी ने उत्खनन किया 1921 में। हड़प्पा रावी नदी पे दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। मोहनजोदाड़ो स्थल सिंधु नदी पर है। राखल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया है 1922 ईस्वी में। लोथर भोगवा नदी पर है। लोथर भोगवा नदी पर है। एस आर राव ने किया है 1957-58 में, 57 से 58 में एस एन राव ने भोगवा नदी पर लोथल शहर का खोजा था। फिर कालीबंगा स्थल है, घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। अमलानंद घोष के इसका उत्खनन किया था। अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन किया है 1951-52 में। 1951-52 में रोपड़, जो आपका सतलज नदी के किनारे पड़ता है, यज्ञदत्त शर्मा ने किया है 1953 से 56 में। 1953 से 56 में। फिर आता है कौट दीजी, जो सिंधु नदी के तट पर है। फजल अहमद खान का उत्खनन किया था। कोट दीजी सिंधु नदी पर है। फजल अहमद खान ने इसका उत्खनन किया था 1953 में। फिर आता है आपका चुंधाड़ू, सिंधु नदी पर है। चुंधाड़ू सिंधु नदी पर है, जो एहसन मजुमदार ने इसका उत्खनन किया था 1930-31 में। चुंधाड़ू का उत्खनन कहाँ हुआ है? तो सिंधु नदी पर हुआ है। एहसन मजुमदार ने किया है और 1930-31 में किया था। फिर आता है आपका रंगपुर, ये आपका मादर नदी पर है। रंगपुर कहाँ पर है? तो मादर नदी पर है। एस एम वस्त ने इसका उत्खनन किया था 1931 में। रंगपुर कहाँ मिला था? तो आपका मादर नदी के तट पे रंगपुर है। एस एन वस्त ने इसका उत्खनन किया था। एस एम वस्त ने इसका उत्खनन किया था 1931 में। फिर आता है आलमगीरपुर, हिंडन नदी पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था 1958-58 में। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने हिंडन नदी पर आलमगीरपुर का उत्खनन किया था। सतकोंगेडोर जो दशाक नदी पर है, और स्टाइलन इसके उत्खनन करता है 1927 में किया था। फिर आता है बनावली तट, जो रंगोई नदी पर है। बनावली पुरातत्व स्थल जो रंगोई नदी पर है। रविन्द्रनाथ बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था 1973-74 में। फिर आता है धौलावीरा, जो मनहर नदी पर है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो पूछेगा धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो मनहर नदी के तट पर पड़ता है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था 1990 से 91 में। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में आपका मांडा पड़ता है, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर। सबसे उत्तर पूछेगा क्या है? तो मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी पे पड़ता है। दक्षिण में आपका दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी पे पड़ता है। फिर आपका पश्चिम में आपका सुतकोंगेडोर है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, दशाक नदी पर। सुतकोंगेडोर है, बलूचिस्तान में है, जो दशाक नदी पे पड़ता है। पूर्व में आपका आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी पर। पूछेगा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर कहाँ है? तो आलमगीरपुर में है, उत्तर प्रदेश में, और हिंडन नदी पर पड़ता है ये। आइए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखिए कहाँ कहाँ है। को अफगानिस्तान में सुतकोगोई और मुंडी इसका क्षेत्र कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान का क्षेत्र सूतीकोगई या मुंडीग्राक में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे सुतगेडोर, सुतकोहो, बालकोट, मेहरगढ़। बलूचिस्तान में क्या क्या पड़ता है? तो सुतकेडोर, सुतकाकोह, बालाकोट और मेहरगढ़ स्थल है। जबकि सिंधु पाक में कौन कौन पड़ता है? तो मोहनजोदाड़ो, चुंधाड़ू, कोट दीजी
और जिरदा जरिद जोरदा। पाकिस्तान पाक जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे हड़प्पा, गरने वाला, रमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर, गुमला। इतना नहीं पूछता है, इसमें 3-4 क्वेश्चन जो पूछते हैं। सुतका डोर पूछता है जो बलूचिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदाड़ो सिंधु में पूछता है, चुनहड़ो सिंधु में, और कोटदीजी पूछता है, और हड़प्पा पूछता है। बस इसमें और कुछ नहीं, बाकी सब भारत का पूछेगा आपको। भारत का आपको एकदम याद होना चाहिए एक एक चीज़। जैसे पंजाब का रोपड़, सोंगल और बाड़ा है। हरियाणा का बनवाली, मिठाथल, राखीगढ़ी, बालू, कुरनाल। हरियाणा में कौन कौन है? तो बनवाली, मिठाथल, राखीगढ़ी, बानू और कुनाल। राजस्थान में आपका रहता है कालीबंगा, पीली गंगा। उत्तर प्रदेश में आपका रहता है आलमगीरपुर और हुल्लास। उत्तर प्रदेश में कौन रहता है? आलमगीरपुर और हुल्लास। गुजरात में कौन कौन रहता है? कच्छ का रण। गुजरात में आपको कच्छ का रण में मिलेगा धौलावीरा, सुरकोटदा और दसेलपुर। कच्छ का रण में क्या, गुजरात में आपको कच्छ का रण में क्या मिलेगा? धौलावीरा, सुरकोटदा और देसेलपुर। खंबात की खाड़ी में आपको मिलेगा रंगपुर, लोथर। लोथर कहाँ मिलेगा? खंबात की खाड़ी में। रंगपुर, लोथर, रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, तो तेलोदन, नवागढ़, शिकारपुर, मेघर, भरतगांव और जुनीकोरेन। और महाराष्ट्र में क्या मिलेगा? दैमाबाद। आपका वही हरियाणा में आप लोग पढ़ चुके हैं। हरियाणा में आपका बनवाली, मिथिलातल, राखीगढ़ी, बालू, कुनाल। राजस्थान में कालीबंगा और पीराबंगल। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुल्लास। अब आइए नदियों के प्राचीन नाम और उसके नवीन नाम, माने नदियों के क्या प्राचीन नाम थे और उनके आधुनिक नाम क्या क्या है। जैसे विशिष्टा झेलम है, विशिष्टा का झेलम है। अस्कनी का चिनाब है, अस्कनी का चिनाब है। विपाशा या विपाशा का व्यास है। परशुरणी का रावी है, परशुरणी का रावी है। सतोदरी का सतलज है, सतोदरी का सतलज है। कुंभा का काबुल है। कुरुम या कुंभू का कुरम है। गोमती का गोमल है, गोमती का गोमल है। दुस्सती का या घग्गर या दुस्दती का घग्गर, रच्छी, तिरंग है। अब आइए बौद्ध संगीति और उनके प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। जैसे प्रथम कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में 483 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु हर्यक वंश के शासनकाल में। अध्यक्ष है इसका महाकश्यप है। द्वितीय वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कालाशोक इसके शासक थे, शिशुनाग वंश का थे, और उसके अध्यक्ष सबकामी थे। तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में। अशोक मौर्य शासक था, मोगली पुत्र तीसरे इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ का कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ था, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश के शासक था और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। आइए महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्रोत और वितरण। अष्टाध्याय, लेखक पाणिनि। इसमें 40 जनपदों का उल्लेख है। पूछेगा, हम लोग हमेशा 16 जनपद पढ़ते, पूछेगा 40 जनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो अष्टाध्याय में। पूछेगा 40 जनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? अष्टाध्याय में। इसके लेखक कौन थे? पाणिनि थे। धार्मिक साहित्य बौद्ध और जैन का देखें तो बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद है, जबकि जैन साहित्य में भगवती सूत्र और 16 महाजनपद है। बौद्ध साहित्य किसका है? अंगुत्तर निकाय का। और जैन साहित्य कौन है? भगवती सूत्र का। दोनों में 16-16 महाजनपद है। आइए 16 महाजनपद को पढ़ते हैं। महाजनपद और उनकी राजधानी। जैसे मगध, गिरिब्रिज, राजगिरी, पाटलिपुत्र है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है। वस्त की राजधानी कौशाम्बी है, वस्त का कौशाम्बी है। अंग का चंपा है, अंग का चंपा है। कौशल का श्रावस्ती, अयोध्या, साकेत है। वज्जी का विदेह या मिथिला है, वज्जी का विदेह या मिथिला है। मल का कुशीनारा या पावा है, मल का कुशीनारा या पावा उसकी राजधानी है। कंबोज का राजपुर या हाटक है। गंधार का तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला। सूरसेन का मथुरा, सूरसेन का मथुरा। असमक का पोटन या पोटली। अवंती का उत्तरी अवंती उज्जैनी है, जबकि दक्षिणी अवंती का महेश्मती है। मत्स्य का विराटनगर है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है। चेदी का शक्तिमती या सतीवती है। पंचाल का उत्तरी पंचाल का अहिंत्रिक और दक्षिणी पंचाल का कपिलीय है। अब आइए राजवंश संस्थापक और उसकी राजधानी क्या क्या थी। जैसे मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे, राजधानी पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, उनकी राजधानी वैशाली थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग थे। शुंग वंश का
पुष्पमित्र शुंग था, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, हर्यक वंश के शासक संस्थापक बिंबिसार थे और राजधानी राजगिरी जो नालंदा में पड़ता है वो है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। प्रतिष्ठान उनकी राजधानी थी। प्रतिष्ठान पूछेगा सातवाहनों की राजधानी क्या थी, तो प्रतिष्ठान थी और सातवाहनों के संस्थापक सिमुक थे। कर्णदेव का वासुदेव है संस्थापक, पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। कुषाण वंश का कुजल कॉडफिनस है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, कुजल कॉडफिनस है और उनकी राजधानी पुरुषपुर। आज का जो पेशावर है ना उसी को पुरुषपुर कहते थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कॉडफिनस है और उनकी राजधानी पुरुषपुर थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है और राजधानी पाटलिपुत्र थी। हूण वंश के संस्थापक तोनमल थे, हूण वंश के संस्थापक तोनमान थे, सलायकोट उनकी राजधानी थी। हूण वंश के संस्थापक तोनमान थे और उनकी राजधानी सलायकोट थी। वर्धन वंश के शासक पुष्पभूति थे, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्पभूति थे और उनकी राजधानी थानेश्वर थी। वर्धन पूछेगा वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर थी। पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो नोडियोन थे। पांड्यवंश के संस्थापक कौन थे, तो नोडियोन थे और पांड्यवंश की राजधानी मुद्देर थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और राजधानी तंजौर थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मन चतुर थे और उनकी राजधानी कंचीपुरम थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दुंती दुर्ग थे और उनकी राजधानी मानखेत थी। अब आइए चालुक्य वंश जो कल्याणी के थे, चालुक्य वंश जो कल्याणी के थे उनके संस्थापक तेलप द्वितीय थे और मानखेत या कल्याणी उनकी राजधानी थी। फिर आता चालुक्य जो बादामी के थे, जयसिंह प्रथम उनके संस्थापक थे और वातापी थे। बादामी को ही वातापी के चालुक्य भी कहते हैं, जो जयसिंह प्रथम उनके संस्थापक थे। फिर चालुक्य में वेगी चालुक्य, उनके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। पूछेगा वेगी चालुक्य के संस्थापक कौन थे, तो विष्णुवर्धन थे। वेगी चालुक्य के संस्थापक कौन थे, विष्णुवर्धन थे और उनकी राजधानी वेगी थी। अब आ जाइए होयसल वंश, होयसल वंश के संस्थापक कौन है, तो विष्णुवर्धन है। होयसल वंश के संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन है और उनके संस्थापक सर उनकी राजधानी कहाँ है, द्वार समुद्रम। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन और राजधानी द्वार समुद्रम है। यादव वंश के संस्थापक है बिल्लभ पांचवी और देवगिरी उनकी राजधानी थी। कदम्ब वंश मयूर शर्मन उनके संस्थापक है। कदम्ब वंश मयूर शर्मन उनके संस्थापक है और वनवासी उनके राजधानी थी। काकतीय वंश बहुत इंपॉर्टेंट, काकतीय वंश के संस्थापक कौन है, तो बीटा प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक कौन है, बीटा प्रथम है और अमरकोट उसकी राजधानी थी। गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम। गंग वंश के संस्थापक कौन थे, वज्रहस्त पंचम और उनके आपका राजधानी थी कुबलाल तरकांड थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और उनकी राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, उनकी राजधानी मुंगेर थी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और उनकी राजधानी लखनौती थी। सेन वंश के संस्थापक क्या थे, राजधानी लखनौती थी और सामंत थे, मैंने उसके संस्थापक थे सामंत सेन। वर्मन वंश जिसे कामरूप भी कहते हैं, पुष्प वर्मन उसके संस्थापक थे। वर्मन वंश जिसे कामरूप भी करते हैं उसके संस्थापक है पुष्प वर्मन है और उनकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थी। गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम उनके संस्थापक है और कन्नौज उनकी राजधानी थी। पूछेगा गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी, तो कन्नौज थी और गढ़वाल राजवंश की राजधानी भी कन्नौज थी। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे जबकि गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव थे और चौहान वंश के राजधानी अजमेर थी। परमाल वंश के संस्थापक उपेंद्र थे, और परमाल वंश के संस्थापक और उनके उपेंद्र और राजधानी धारा नगरी थी और राजधानी धारा नगरी थी। चंदेल वंश के संस्थापक नुनूक थे और उनकी राजधानी खजुराहो थी। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे और उनकी राजधानी अहिलवाड़ थी। सोलंकी वंश की संस्थापक मूलराज थे और उनकी राजधानी अहिलवाड़ थी। कलचुरी वंश के संस्थापक कोल्हर थे और उनकी राजधानी त्रिपुरी थी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुब ऐबक थे और उनकी राजधानी दिल्ली थी। सालू वंश बहुत इंपॉर्टेंट, सालू वंश के संस्थापक नरसिंह थे और उनकी राजधानी विजयनगर थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है और उनकी राजधानी दिल्ली थी। सैयद वंश
सैयद वंश के संस्थापक खिरज खां थे और उनकी राजधानी दिल्ली थी। तुगलक, सैयद, लोदी सभी का दिल्ली है। तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिरज खां और लोदी का बहरोल लोदी था। फिर आता है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का है। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का है और उनकी राजधानी विजयनगर है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, दिल्ली है। तुलु वंश, बहुत इंपॉर्टेंट, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह है। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह है और उनकी राजधानी विजयनगर है। आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल है और उनकी राजधानी पोनकोंडा है। बहमनी वंश, हसन गंगू उनके संस्थापक है और गुलबर्गा बीदर उनकी राजधानी है बहमनी वंश के। फिर आता है आदिल शाही वंश। आदिल शाह उनके संस्थापक है, बीजापुर उनकी राजधानी थी। निजाम शाही वंश, मलिक अहमद उनके संस्थापक थे, अहमदनगर उनकी राजधानी थी। मुगल वंश, बाबर है, दिल्ली और आगरा है। भोसले वंश, छत्रपति शिवाजी महाराज उनके संस्थापक हैं और रायगढ़ भोसले वंश की राजधानी थी। ये आपका मराठा साम्राज्य की बात हो रहा है तो उनकी राजधानी रायगढ़ थी, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापना किया था। अब आइए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस आईएनसी के संस्थापक। ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस आईएनसी के संस्थापक कौन है? संस्थापक है एलन ऑटिमस ह्यूम, जिसे ह्यूम कहते हैं। इनकी स्थापना हुआ था 1885 में। किसका? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एलन ऑटेवियन ह्यूम ने किया था। कांग्रेस के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत देखा जाए, सबसे पहले सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया था। स्रोत है इसका यंग इंडिया। पूछेगा कांग्रेस के गठन में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने दिया था, यंग इंडिया में दिया था। फिर आता है षड्यंत्र सिद्धांत, प्रतिपादक है आरपी दत्त। षड्यंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरपी दत्त है। लाइटिंग कंडक्टर सिद्धांत किसने दिया था? लाइटिंग कंडक्टर सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। लाइटिंग कंडक्टर सिद्धांत किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन के कथन था, डफरिन ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को देशद्रोह की फैक्ट्री कहा था। डफरिन ने कहा, डफरिन का कथन है, डफरिन ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को देशद्रोही का फैक्ट्री कहा था, देशद्रोही का फैक्ट्री कहा था। अब आइए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन से क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। 1886 कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। प्रमुख घटनाएं थी नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाना। 1886 का कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में विलय हो गया था। फिर आता 1887 मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर आता 1888 इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल ने किया था। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और इसे अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय को हिंदी में भाषण दिया था। 1879 बंबई में हुआ था। विलियम बेल्डन ने दिया था। इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला लिया था 1879 में। फिर आता 1890 में कलकत्ता में होता है। फिरोज शाह मेहता कहते हैं। पूछेगा 1890 का कलकत्ता में अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थानांतरक कदाबिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि पूछेगा कदाबिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में कब संबोधित किया? तो 1890 का कलकत्ता अधिवेशन में, जो फिरोज शाह मेहता थे, क्योंकि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थानांतरक थी, कदाबिनी गांगुली थी। फिर आता है 1896 कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह अलसियानी ने किया था। पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। 1905 में बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भंग का आलोचना किया था। फिर आता 1906 में कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन के शब्द को कांग्रेस के मंच में पहली बार प्रयोग किया था। पूछेगा स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। 1906 में किया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उपयोग, माने स्वशासन का पहली बार प्रयोग हुआ था कांग्रेस के मंच में। फिर आता 1907 सबसे इंपॉर्टेंट, सूरत, जिसको राय बिहारी घोष ने किया था, रास बिहारी घोष ने किया था। सूरत में कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, नरम दल और गरम दल के बीच में हो जाता है। फिर आता 1911 पंडित विशन नारायण ने किया था। 1911 का कलकत्ता में पंडित विशन नारायण ने किया था। यहाँ पहली बार जन गण मन गाया गया था। पूछेगा जन गण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था कलकत्ता में, पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया था। 1915 बंबई में हुआ था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 1915 में जब बंबई में हुआ तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे इसके अध्यक्ष। लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया। इस समय वह मुंबई के गवर्नर थे। लॉर्ड विलिंगटन ने इसमें भाग लिया था, उस समय वे मुंबई के गवर्नर थे। फिर आता 1916 लखनऊ में हुआ था। अंबिकाचरण मजुमदार ने किया था। नरम दल और गरम दल में यहाँ समझौता हो गया था 1916 में। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ
कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्धाधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा का नारा दिया था। पूछेगा तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्धाधिकार मैं लेकर कहूंगा कहाँ कहा था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कहा था, लखनऊ अधिवेशन में कहा था। अब आइए 1917 का कलकत्ता में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। 1920 के नागपुर में सी विजय राघवाचार्य करते हैं। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया। 1920 में ही विशेष अधिवेशन होता है कलकत्ता में। 1920 में नागपुर में वह सी राघवाचार्य ने किया। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति लाया। पूछेगा देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति कहाँ घोषित की थी? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में सी राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। फिर 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कलकत्ता में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता। पूछेगा 1920 के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन की स्वीकृति के लिए। किसके लिए? तो असहयोग आंदोलन की स्वीकृति के लिए आया था 1920 का। फिर 1924 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, 1924 में बेलग्राम में हुआ था। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। क्यों? क्योंकि एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू ने किया था। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 1917 में जो महिला थी वो विदेशी थी, पर 1925 में जो बना वो प्रथम भारतीय महिला बनी थी, सरोजिनी नायडू कानपुर में बनी थी। फिर आता है 1927 का पूर्ण स्वाधीनता की मांग। 1927 में मद्रास में हुआ था। M.A. अंसारी बने थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमिश्नर के बहिष्कार का पारित हुआ। साइमन कमिश्नर के बहिष्कार का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ। फिर आता 1929 का लाहौर अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दिया गया था। फिर आता 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके करते हैं। मूल अधिकारों का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन होता है। 1936 में लखनऊ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। जवाहरलाल नेहरू ने साम्राज्यवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। फिर आता 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था 1937 का था। फिर आता 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। फिर आता 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन जिसको सुभाष चंद्र बोस थे। गांधी जी के विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद आइए 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे 1940 से 45 तक। फिर आता 1946 का मेरठ अधिवेशन, JB कृपलानी रहते हैं, आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। 1948 में जयपुर राजस्थान में होता है, पर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था 1948 में। अब आइए प्रमुख पुस्तकें पढ़ते हैं और उनके लेखक पढ़ते हैं। इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन सा पुस्तक कौन सा उसका लेखक है। जैसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है, मत्स्यकटिकम क्षुद्रक का है, कादम्बरी बाणभट्ट का है, भगवद गीता और महाभारत वेद व्यास का है, अष्टाध्याय और सूत्रपाठ पाणिनि का, अष्टाध्याय और सूत्रपाठ पाणिनि का है, अर्थशास्त्र चाणक्य का है, मेघदूत कालिदास का है, 10 कुमार चरित्रम दंडी का है, बुद्ध चरित्र अश्वघोष का है, गीत गोविंद जयदेव का है, शाहनामा फिरदौसी का है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम का है, राजतरंगिणी कल्हन का है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है, आईने अकबरी अकबरनामा अब्दुल फजल का है, किताबुल हिंद अलबरूनी का है, तुझके बाबरी बाबरनामा बाबर का है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम का है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है, लाइफ डिवाइन ऐसे जॉन गीता अरविंद घोष का है, कामयानी जयशंकर प्रसाद का है, गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि प्रेमचंद का है, गीत रहस्य आर्किटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक का है, स्वराज 1909 हिंद महासागर का, हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी का है, द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस का है। आइए प्रमुख युद्धों को पढ़ते हैं। 10 राज्य युद्ध वैदिक काल का है, राजा सुदास और 10 राजाओं का संग सुदास की जीत हुई थी। हाइडेपीस झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में होता है, सिकंदर और पोरस के मध्य और सिकंदर की जीत होती है। कहाँ होता है? 326 ईसा पूर्व में झेलम में, जिसे हाइडोपेसिज का युद्ध करते हैं, हाइडे स्पेसिज का युद्ध भी कहते हैं। अब आइए अगला देखिए। फिर आता है कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में होता है, अशोक और कलिंग में अशोक जीत जाता है।
ताराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। ताराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। ताराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी की जीत होती है। चंदावर का युद्ध 1194 में होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। फिर आता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी का। बाबर और इब्राहिम लोदी का। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा का। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा का 1527 में। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, तालीकोटा का जो युद्ध है इसे राक्षस तगड़ी युद्ध भी कहते हैं, 1565 में हुआ था। दक्कन सुल्तानों और विजयनगर के पीछे पूछेगा, दक्कन सुल्तानों और विजयनगर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तगड़ी युद्ध भी कहते हैं। इसमें दक्कन और सुल्तानों और विजयनगर में युद्ध हुआ और दक्कन सुल्तानों की इसमें जीत हो गई थी। फिर आता है पलासी का युद्ध 1757 में सिकंदर और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य होता है और अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। इसमें रॉबर्ट क्लाइव होता है मेन पलासी के युद्ध में। फिर आता है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच होता है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। फिर आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ये अंग्रेज और मीर कासिम, अंग्रेज एक तरफ होते हैं और दूसरे तरफ होते हैं मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज यहाँ फिर जीत जाते हैं। फिर आता है प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। फिर क्या होता है? प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, इसमें अंग्रेज और हैदर अली के बीच में होती है। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध कब होता है? 67 से 69 के बीच में होता है। अंग्रेज और हैदर अली के अपरिणामित होता है इसमें। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 में होता है हैदर अली और टिप्पू सुल्तान के बीच। इसमें टिप्पू सुल्तान मर जाता है और हैदर अली की जीत होती है। अंग्रेज और टिप्पू सुल्तान के मध्य में, और अंग्रेज जीत जाते हैं और टिप्पू सुल्तान की मौत हो जाती है। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 1819 में। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध अंग्रेज और मराठाओं के बीच होती है, अंग्रेजों की जीत हो जाती है। फिर आता है प्रथम आंग्ला सिख युद्ध। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। अंग्रेज और सिखों के मध्य अंग्रेजों की इसमें जीत होती है। द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध 1848 से 49 में होता है। अंग्रेज और सिख, अंग्रेजों की इसमें जीत होती है। द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध कब होता है? पहला आंग्ला सिख युद्ध होता है 45 से 46 में, दूसरा होता है 48 से 49 में। अब आइए अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां। अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां कौन कौन थी? सबसे पहले सूरत की संधि 1775 में होता है। सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर की संधि 76 में। बड़गांव की संधि 79 में। सालाबाई की संधि 82 में। फिर से एक बार, सूरत की संधि 75 में, 1775 में सूरत की संधि, 1775 में पुरंदर की संधि, 1776 में बड़ा गांव की संधि, 1769 में सालाबाई की संधि, 82 में सालाबाई की संधि, 82 में बसीन की संधि, 1802 में बसीन की संधि, 1802 में देवगांव की संधि, 1803 में देवगांव की संधि, 1803 में बसीन की संधि, 1802 में देवगांव की संधि, 1803 में और सुरजा अंजुन गांव की संधि 1803 में। सुरजा अंजुमन गांव की संधि 1803 में होती है। इसके बाद राजापुर घाट की संधि 1804 में। राजापुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि 1817 में। मदसौर की संधि 1818 में। मदसौर की संधि 1818 में। अब आइए प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संगठन कौन कौन सा प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संगठन कौन कौन सा था? सबसे पहले आर्य समाज 1875 ईस्वी में बंबई में हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ब्रह्म समाज 1828 में बांग्ला में हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। आदि ब्रह्म समाज 1866 में हुआ था। आदि ब्रह्म समाज 1866 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866 में हुआ था, कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा। फिर आता आत्मीय सभा 1814 में हुआ था, बंगाल में हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। पूछेगा आत्मीय सभा कहाँ बना था? 1814 में बांग्ला में, मैंने बंगाल में पढ़ा था, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। फिर प्रार्थना समाज 1867 जिसे कहते हैं प्रार्थना समाज 1867 में
महाराष्ट्र में हुआ था आत्माराम पांडुरंग रनाडे ने रखा था। प्रार्थना समाज। वेदांत सोसाइटी 1896 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। वेदांत सोसाइटी 1896 में न्यूयॉर्क में रखे थे स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में कलकत्ता में किया था स्वामी विवेकानंद ने। न्यूयॉर्क में क्या किए थे? वेदांत सोसाइटी का, और रामकृष्ण मिशन का 1897 में कलकत्ता में किए थे स्वामी विवेकानंद ने स्थापना। फिर आता तत्वबोधिनी सभा 1839 में। तत्वबोधिनी सभा 1839 में बंगाल में किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। फिर आता थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था कर्नल आर्केट, मैडम वास्तविकी के द्वारा। कर्नल आल्कट और मैडम बालस्तवस्की के द्वारा। शारदा सदन 1879 में। शारदा सदन 1879 में महाराष्ट्र में हुआ था रमाबाई के द्वारा। सत्य शोधक समाज 1873 में हुआ था महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा। वेद समाज 1864 में हुआ था, मद्रास में हुआ था केसरी धुल्लूर नायडू के द्वारा। मद्रास हिंदू समिति वर्ष 1904 में हुआ था। मद्रास हिंदू समिति वर्ष 1904 में हुआ था, मद्रास में हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा। अहमदिलिया आंदोलन 1879 में हुआ था। कादियान पंजाब में हुआ था गुलाम अहमद के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। फिर आता यंग बंगाल आंदोलन 1831 में हुआ था, बंगाल में हुआ था हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा। अब आ जाइए धर्म सभा 1830 में हुआ था बंगाल में राधाकांत देव के द्वारा। सेवा समिति वर्ष 1914 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था हृदयनाथ कुंजल के द्वारा। सेवा समिति 1914 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजल के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में हुआ था, पूना में महादेव गोविंद नराडे द्वारा। पूछेगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? पूना में किसके द्वारा? महादेव गोविंद नराडे के द्वारा 1867 में हुआ था। अब आइए प्रथम भारतीय इतिहास और उनके प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। समाचार पत्र जैसे बाल गंगाधर तिलक का केसरी मराठा में और मराठा अंग्रेजी में था। चंद्रपाल न्यू इंडिया था। चंद्रपाल का क्या था? न्यू इंडिया। लाला लाजपत राय का पंजाबी था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय का संध्या था। अरविंद घोष का वंदे मातरम था। अरविंद कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त नाथ का युगनांतर था। युगनांतर बहुत इंपॉर्टेंट है। युगनांतर किसका था? बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का था। अजीत सिंह भारत माता का था। रामनाथ पुरी सर्कुलर आज़ादी का था। तारकनाथ दास का फ्री हिंदुस्तान था। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ साप्ताहिक और न्यू इंडिया दैनिक था। कृष्ण कुमार मित्र का संजीवनी था। कृष्ण कुमार मित्र का संजीवनी था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली था। अश्वनी दत्त कुमार का स्वदेशी था। महात्मा गांधी का द इंडिया ओपिनियन 1903 था। मोहम्मद अली जिन्ना का कॉमरेड था। महात्मा गांधी का हरिजन था। महात्मा गांधी का हरिजन था। आइए प्रमुख वचन और नारी और उनका नाम क्या क्या है। जैसे करो या मरो भारत अंग्रेज भारत छोड़ो, महात्मा गांधी का था। करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय का था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का था। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने कहा था। जय जगत विनोबा भावे का था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनकलाब का था। जन्मसिद्ध अधिकार है, ये होगा ना स्वतंत्र स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये होना चाहिए था, बाल गंगाधर तिलक का था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने। हम ज़्यादा बोल दी, चलो कोई बात नहीं। स्वराज पूर्ण, हमको पूरा याद ही है। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। इस तरह करके हमारा इतिहास खत्म हुआ। आप चाहे तो सर का ऐड देख सकते हैं, और जुड़ना चाहते सीधे यहाँ से आप स्कैन करके सर का चैनल में जुड़ सकते हैं आप। चलिए हम लोग भूगोल करते हैं। भूगोल सुदर्शन चक्र का है, ठीक है। चैप्टर 2 भारत के प्रमुख चैनल और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, जैसे 6 डिग्री चैनल
ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार भारत और सुमात्रा इंडोनेशिया था। देखिए 6 डिग्री जो चैनल है वो जिसे ग्रेट चैनल कहते हैं, ये ग्रेट निकोबार भारत का और सुमात्रा इंडोनेशिया को जोड़ता है 6 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल को याद ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर दिए, ये मालदीव और मिनिकॉय को कैसे जोड़िए, ऐसे ऐसे करके उल्टा लिखेंगे तो ऐसे हमको याद करने तरीका, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को मध्य में है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार का। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार का है। कोको चैनल सबसे इंपॉर्टेंट, कोको चैनल अंडमान भारत का और कोको द्वीप म्यांमार के बीच में है। फिर आता है डेक्कन प्रास, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। डेक्कन प्रास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में आपका डेक्कन प्रास है। फिर पाक जल संधि तमिलनाडु भारत का और जफाना प्रायद्वीप श्रीलंका के बीच में आपको पाक जल संधि मिलेगा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत और श्रीलंका के बीच में आपको मन्नार की खाड़ी मिलेगा। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री पश्चिमी घाट में। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ है, तो सह्याद्री पश्चिमी घाट में। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा प्रायद्वीप भारत में है। और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। भारत और पाकिस्तान को 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी अलग करता है। अब आइए घाट और दर्रा, और वो कहाँ पर है। जैसे आपका थाल घाट, आपका देखिए आपका थाल घाट मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। थाल घाट किसे जोड़ेगा, मुंबई को कोलकाता से। भोर घाट मुंबई से पुणे को बेंगलोर से जोड़ता है। मुंबई पुणे को बेंगलोर से जोड़ता है। भोरे भोरे हमको बेंगलोर जाना, मुंबई पुणे बेंगलोर को जोड़ता है। पाल घाट केरल को तमिलनाडु कर्नाटक से जोड़ता है। जो पाल घाट है वो केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। और सोनकट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई तमिलनाडु को जोड़ता है। अंडमान निकोबार की प्रमुख चोटियां देखिए, सैंडल चोटी सबसे ऊंचा चोटी सैंडल है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंचा चोटी ही आपका सैंडल चोटी है, जो उत्तरी अंडमान में पड़ता है 738 मीटर में। बाकी सब याद कर लीजिए। माउंट डियावोरी मध्य अंडमान में है। माउंट कोयबो दक्षिणी अंडमान में है। माउंट थोलियर ग्रेट निकोबार में। माउंट थोलियोबर ग्रेट निकोबार में। अब आ जाइए दोआब और नदियाँ, जैसे सिंधु सागर दोआब सिंधु और झेलम के मध्य में है। चार दोआब झेलम और चिनाब के मध्य में है। रचना दोआब चिनाब और रावी के मध्य में है। बारी दोआब रावी और व्यास के मध्य में है। विस्त दोआब व्यास और सतलज के मध्य में आपको विस्त दोआब मिलेगा। अब आइए इसके प्रमुख नदी और उनके प्रयाग क्या क्या है। जैसे विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नदी और धौली गंगा जहाँ मिलती है। अलकनंदा जहाँ धौली से मिलती है वो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा जब नंदाकिनी से मिलती है तो नंद प्रयाग। अलकनंदा जब पिंडार से मिलती है तो कर्ण प्रयाग। अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है तो रुद्र प्रयाग। ऐसे याद कर सकते हैं, दो लड़की मिल रही है अलकनंदा और मंदाकिनी, तो रुद्र हो गई है तो ये हो गया रुद्र प्रयाग। जब अलकनंदा भगीरथी से मिली तो वो देव हो गई, तो देव प्रयाग। प्रायद्वीप नदियाँ और उनकी लंबाई कितना है। सबसे प्रायद्वीप सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी है। ये नासिक के निकट से इसका निकलता है और 1465 मीटर इसकी लंबाई है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। पूछेगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर के निकट से कृष्णा नदी निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के माहू के निकट से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के माहू के निकट से निकलती है। महानदी रायपुर की सिरवरा की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और ये 800 किलोमीटर का है। तापी नदी बैतूल से निकलती है, मुल्ताई की पहाड़ियों से। पूछेगा तापी नदी कहाँ से मिलती है, तो बैतूल मुल्ताई की पहाड़ियों से। तापी, इसको सबको अमरकंटक कन्फ्यूज, अमरकंटक से नहीं निकलती है तापी नदी। तापी नदी बैतूल मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है। अब आइए भारत के प्रमुख खनिज देखें। भारत के प्रमुख खनिज, आइए देखिए खनिज के नाम, उत्पादक और प्रमुख क्षेत्र। सबसे पहले कोयला। कोयला आपको कहाँ से मिलेगा, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से मिलेगा। जैसे कि कुछ क्षेत्र है, झरिया, कोरबा, तलचर। लौह अयस्क कहाँ से मिलेगा, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में तो बैला डेला, मयूरभंज, कद्रेमुख में। फिर आपका बॉक्साइट है, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड से मिलेगा, पंचमपल्ली और लोहरदंगा से। मैग्नीज आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, जैसे बालाघाट और नागपुर से। तांबा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान से, जैसे मजालखंड और खेतड़ी से। कच्चा तेल आपको राजस्थान, गुजरात और असम से मिलेगा, बॉम्बे हाई, मगला और डिगबोई से मिलेगा। फिर आता है आपका प्राकृतिक स्थल। प्राकृतिक गैस कहाँ से मिलेगा, तो असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश से। कृष्णा गोदावरी बेसिन से निकलता है। सोना आपको मिलेगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से, कोलार और हट्टी से। हीरा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश से, पन्ना से। अभ्रक आपको कहाँ से मिलेगा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और नेल्लार से मिलेगा, नेल्लोर से।
चूना पत्थर आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश से मिलेगा, चित्तौड़गढ़ और कटनी से। जस्ता आपको राजस्थान से मिलेगा, जैसे जावर और उदयपुर हुआ। शीशा आपको राजस्थान से मिलेगा, जैसे रामपुरवा और अगुचा के यहाँ से। क्रोमाइट आपको मिलेगा उड़ीसा से। क्रोमाइट कहाँ मिलेगा? तो उड़ीसा से, सुखिद्रा घाटी से। चांदी आपको कहाँ से मिलेगा? तो राजस्थान और कर्नाटक से, जावर खदानों से मिलेगा। लिथियम आपको जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ से मिलेगा, रियासी में। यूरेनियम आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश और झारखंड में, जादूगोड़ा और गुमले पुल्ले से। थोरियम आपको मिलेगा केरल और तमिलनाडु में, समुद्री तट की मोनाजाइट रेत से। डोलामाइट आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से, बस्तर और बिलमित्रपुर से। जिप्सम आपको मिलेगा राजस्थान और गुजरात से। जिप्सम आपको कहाँ से मिलेगा? राजस्थान और गुजरात से, बीकानेर और जैसलमेर से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखा जाए तो कैसे होगा? सबसे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कोनोड असंबद्धता जोड़ता है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन अलग करता है? तो कोनोड असंबद्धता करता है। और वही निचली क्रस्ट, और देखिए सिंपल सा बात है, आपको याद करने कैसे याद कीजिए। सबसे पहले याद कीजिए कि जो पूरा जो गहराई है, जो पृथ्वी है, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहला पार्ट आएगा आपको क्रस्ट, फिर आएगा मेटल, फिर आएगा कोड। ठीक है, ये 3 भाग आपको पहले बांटे, क्रस्ट, मेटल, क्रोड, ये 3 भाग में आप बांटे। अब 3 भाग को भी हम लोग 6 भाग में बांटेंगे। अब क्या करेंगे? पहले आप क्रस्ट, मेटल और क्रोड है, पहले इसको 3 भाग को बांटते हैं। क्रस्ट और मेटल को कौन बांटता है? मोहन विकिक असंबद्धता। क्रस्ट और मेटल को कौन बांटता है? मोहन विचिक असंबद्धता। और मेटल और क्रोड को कौन बांटता है? गुटनबर्ग बांटता है आपको मेटल और क्रोड को। ठीक है, और मेटल माने बीच का जो मेटल है और क्रोड है, उसको बांटता है आपका गुटनबर्ग, और क्रस्ट और मेटल को बांटता है आपको मोहन विचिक। ठीक है, इसके बाद आइए अब हम लोग जानते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को बांटता है कोरनाड। ऊपरी मेटल और निचली मेटल को बांटता है रेपिटी, और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को बांटता है लेहमेन असंबद्धता। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग तोड़ के। पृथ्वी की परत उनके विभाजन के नाम देखिए क्या क्या है। कोरनाड हम लोग पढ़े थे। कोरनाड ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में होता है कोरनाड। और मोहे क्रस्ट और मेटल के बीच में मोहे होता है। ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच में रेपिटी होता है। मेटल और क्रोड के बीच में गुटनबर्ग, और बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच में लेहमेन होता है। अब आइए विश्व के महाद्वीपों की उच्चतम पर्वत चोटियाँ देखें। महाद्वीप चोटी और कहाँ पर है ये? एशिया में कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है। दक्षिण अमेरिका में एकार्गुआ में है। दक्षिण अमेरिका की चोटी कौन है? एकार्गुआ है, अवस्थित अर्जेंटीना में है। उत्तरी अमेरिका में मर्किले सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अमेरिका का मैकिले उत्तरी पर्वत चोटी है, वो अलास्का में पड़ता है। अफ्रीका में किलिमंजारो है, जो तंजानिया में पड़ता है। यूरोप में एल्ब्रूस है, जो रूस में पड़ता है। अटलांटिका में विनस मेफिफ है, जो अटलांटिका में पड़ता है। ऑस्ट्रिया में क्यूसिको है, जो न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है। अब आइए विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत कौन कौन है? जैसे माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर में नेपाल और तिब्बत में पड़ता है। K2 8,611 मीटर का है, भारत में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर POK में पड़ता है K2। फिर आपका कंचनजंगा है, जो पूरी तरह भारत में पड़ता है, 8,898 मीटर में है, भारत में पड़ता है कंचनजंगा। लहासे है भारत, नेपाल और तिब्बत में। मेकालू है नेपाल में। लोचायू है नेपाल में। धौलागिरी कहाँ पड़ता है? पूरी नेपाल में। मसालू नेपाल में। नंगा पर्वत जो भारत में पड़ता है। अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है। गोसाईथान नेपाल में पड़ता है। विश्व के प्रमुख पर्वत देखा जाए जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत कौन कौन है? तो हिमालय पर्वत एशिया में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, अल्पास मध्य यूरोप में। अल्पास कहाँ मिलेगा? मध्य यूरोप में। अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका में। अल्पेशियन कहाँ मिलेगा? उत्तरी अमेरिका में। रॉकी उत्तरी अमेरिका में। नॉन सॉन चीन या एशिया में। यूराल एशिया या यूरोप में। यूराल जो है ना, वो एशिया और यूरोप को अलग करता है, इसलिए वो बीच में होता है यूराल। एस्टेनोबाई रूस में मिलेगा। तिएसान चीन में मिलेगा। एटलस उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में मिलेगा एटलस। ब्लॉक पर्वत में देखा जाए तो ब्लैक फॉरेस्ट फ्रांस में, यूरोप में मिलेगा। ब्लैक फॉरेस्ट तो जर्मनी में मिलता है ना, तो उसमें कन्फ्यूज़न है। ब्लैक फॉरेस्ट हम पढ़े थे जर्मनी। आप बताइएगा ना ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? ब्लैक फॉरेस्ट हम जर्मनी पढ़े, यहाँ पे फ्रांस यूरोप दिया है। विंध्य पर्वत भारत एशिया में पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत भारत में पड़ता है। वास्जेज फ्रांस में पड़ता है। हर्ज जर्मनी में पड़ता है। सिएरा नेवादा USA उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में पड़ता है। रेवेंजोरी युगांडा में पड़ता है।
फिर आता है गुंबदाकार पर्वत, हेनरी पर्वत, यूहाटा यूएसए में, ब्लैक हिल्स दक्षिणी कोंडोनाक यूएसए में, एरी एरिडा एरिया एरिया कांडेट पर्वत न्यूयॉर्क और यूएसए में पड़ता है। वो जो है ना आपका ये ब्लैक फॉरेस्ट, ये मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं, मैं सर्च करके कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कहाँ पे पड़ता है, क्योंकि मैंने पढ़ा था वो जर्मनी में पड़ता है ब्लैक फॉरेस्ट, जिससे ठीक है, हो सकता है जर्मनी और फ्रांस में बीच में पड़ता हो, इसलिए वहाँ फ्रांस भी लिखा है, पर इसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आइए विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, इसको याद करने का तरीका है ना कि ये 5 को झील है जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ता है। कौन कौन है जो अमेरिका और यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ता है? सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटेनियो, इरी। सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटेनियो और इरी, ये आपको सब पड़ेगा यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। सुपीरियर, हुरून, ओरंटियो, इरी। यूएसए में पड़ता है मिशिगनी। यूएसए में कौन सा पड़ता है? मिशिगन पड़ता है। यूएसए में ग्रेट सॉल्ट लेक भी आपको यूएसए में पड़ेगा। कैस्पियन सागर जो आपका है, कैस्पियन सागर, वो कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान में। फिर से कैस्पियन सागर कहाँ पड़ा? कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान में। अरल सागर कहाँ पड़ा? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। अरल सागर कहाँ पड़ा? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। विक्टोरिया अफ्रीका में पड़ता है, केनिया, युगांडा, तंजानिया में। विक्टोरिया कहाँ पड़ता है? विक्टोरिया झील अफ्रीका में, केनिया, युगांडा, तंजानिया में। दक्षिण अफ्रीका में टिटिकाका है, बोल्विया और पेरू का। मोराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला में पड़ता है ये मोराकाइबो झील। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। ओनेगा झील रूस में, लडोगा रूस में, बैकाल झील रूस में, बाल्कस झील कजाकिस्तान में जो एशिया में पड़ता है। बाल्कस झील कहाँ पड़ता है? एशिया में जो कजाकिस्तान में पड़ता है। अथाबास्का कनाडा में पड़ता है। ग्रेट सेल्व, ग्रेट बियर, ग्रेट जहाँ लग गया समझिए वो कनाडा। ग्रेट सॉल्व, ग्रेट बियर बाथावास्का कनाडा में, मांटिटोबा कनाडा में, रेडियर कनाडा में, वेनिपेग कनाडा में पड़ता है। अब आइए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देखा जाए। किलिमंजारो तंजानिया देश में पड़ता है। किलिमंजारो तंजानिया में। माउंट कैमरून अफ्रीका में। माउंट लेमिंगटन पापुआ न्यू गिनी में। माउंट एटना सिसिमी इटली में। माउंट एरोबुस अटलांटिका में। माउंट सेंट हेलेना यूएसए में। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में। माउंट रेनियर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोना लोआ हवाई द्वीप में। माउंट किलिमट्टू इंडोनेशिया में। स्ट्रॉबेली लिहासा द्वीप समूह, स्ट्रॉबेली को भूमध्य सागर का लैंप पोस्ट भी कहते हैं। स्ट्रॉबेली लिपाहारी द्वीप समूह इटली में पड़ता है। देवमंद इटली में। टकाना ग्वाटेमाला और मैक्सिको में पड़ता है। टकाना कटमाई अलास्का में पड़ता है। माउंट स्वास या माउंट हुडू यूएसए में पड़ता है। मेयोन फिलीपींस में पड़ता है। हेलेका और लाकी आइसलैंड में पड़ता है। लेसन पीक संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। सेमरू इंडोनेशिया में पड़ता है। सेमरू इंडोनेशिया में पड़ता है। ओजस डेल सलादो अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है। एरेनल इराजू कोस्टारिका में पड़ता है। कोकाटाऊ इंडोनेशिया में। कोटापेक्सी इक्वाडोर में। किलायू हवाई द्वीप में। मेरापी इंडोनेशिया में। कोलिमा मैक्सिको में। सबनकाया पेरू में। एल बुर्ज ईरान में। किलाबानू मलेशिया में। एकानगुआ अर्जेंटीना में। प्यूजियामा जापान में। जिब्राजी इक्वाडोर में। वासुविलियस इटली नेपाल की खाड़ी में। माउंट ताल फिलीपींस में। माउंट ताल फिलीपींस में। माउंट पोपो म्यांमार में। अब आइए प्रमुख जलप्रपात देखा जाए। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में पड़ता है जो दक्षिण अमेरिका में है। नदी स्रोत कोरोनी है, नोरारिका की सहायक नदी है। फिर आता है तुलेगा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। तेलेगा नदी नेटाल प्रांत में पड़ता है। उटीकोड जलप्रपात नॉर्वे नदी में पड़ता है। नॉर्वे देश में पड़ता है जो उत्तरी और पश्चिमी नॉर्वे में है। इगोस ब्राज़ील में पड़ता है। इगुआसो ब्राज़ील में पड़ता है पराना नदी पर। नियाग्रा यूएसए और कनाडा की सीमा पर पड़ता है। नियाग्रा कहाँ पड़ता है? तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर पड़ता है, नियाग्रा नदी पे पड़ेगा। फिर आता है विक्टोरिया जो जिम्बाबिया या जिम्बाब्वे सीमा में पड़ता है, जिम्बाजे नदी पर। स्टेनली बायोमा कांगो अफ्रीका में पड़ता है, कांगो नदी पर। अलेक्जेंड्रिया कनाडा में पड़ता है, हे नदी पर। ईडाहो यूएसए में पड़ता है, स्नेक नदी पर।
इंटरनेशनल यूएसए में पड़ता है। इंटरनेशनल यूएसए मिसिसिपी कनाडा सीमा पे रेनी नदी पे पड़ता है। फिर पाउलो लाओसो ब्राज़ील में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राज़ील के पूर्व विभाग है। लिविंगस्टोन कांगो अफ्रीका में पड़ता है, कांगो नदी पर। ब्राउनी न्यूजीलैंड में पड़ता है, दक्षिण द्वीप पर। कुचिकल कर्नाटक, कुचिकल झील कहाँ पड़ता है तो कर्नाटक भारत में, वाराही नदी पर। फिर आता है बेराही पानी, उड़ीसा भारत में पड़ता है, बुद्ध बुलगल नदी पर। लाग सियांगी आपका सिलियांग मेघालय भारत में पड़ता है, किसीरी नदी पर। चित्रकूट छत्तीसगढ़ भारत में पड़ता है, इंद्रावती नदी पे पड़ता है ये। अब आइए प्रमुख गर्म हवा और उनके ठंडी हवा। आइए पवन पढ़ते जो कोई ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। सबसे पहले हम लोग गर्म जलधारा पढ़ते हैं। गर्म पवन पढ़ते हैं, धारा नहीं, गर्म पवन पढ़ते। चिनूक, ये अमेरिका और कनाडा में बहती है चिनूक। लू भारत और पाकिस्तान में बहती है। हलमट्टन पश्चिमी अफ्रीका में पड़ती है, सहारा मरुस्थल में, जिसे डॉक्टर वायु भी कहते हैं। पूछेंगे दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का डॉक्टर वायु किसे कहते हैं तो हरमट्टन को कहते हैं, हरमट्टनन को कहते हैं। फॉन कहाँ बहता है तो फ्रांस और इटली। पूछेगा फॉन पवन कहाँ बहता है, जो फ्रांस और इटली में बहता है, यह गर्म है। बर्ग दक्षिण अफ्रीका में बहता है, बर्ग दक्षिण अफ्रीका में बहता है। सिमूस अरब और सहारा के मरुस्थल में बहता है, दम घोटू हवा है। पूछेगा दम घोटू हवा किसे कहते हैं तो सिमुम को कहते हैं, जो अरब और सहारा मरुस्थल में बहता है, गर्म हवा है ये भी। काराबुरान मदेशा में बहता है, काराबुरान मदेशा में बहता है। सिराको सहारा मरुस्थल से इटली के रक्त वर्षा होती है। सिराको सहारा मरुस्थल से इटली की तरफ आता है और इसे रक्त वर्षा होती है। खमसीन मिस्र, खमसीन का क्या है तो मिस्र है। गिबरी का लीबिया है, गिबली का लीबिया है। चिली का टूनिशिया है। लेविच का स्पेन है। लेस्ट का मेरेडिका कैनारी है। ब्लैक रोलर का उत्तरी अमेरिका है, ब्लैक रोलर का उत्तरी अमेरिका है। सलाम का अरब मरुस्थल है, सलाम का अरब मरुस्थल है। बिग फील्डर का ऑस्ट्रेलिया में है। सांता आना कैलिफोर्निया में है। योमा जापान में है। जोगोंडा अर्जेंटीना में है। सामुन ईरान में है, सामुन ईरान में। ये सब हो गया गर्म जलधारा, गर्म पवन। अब हम लोग करेंगे ठंडी पवनें कौन कौन है। फिर आता है मिस्टल, फ्रांस और भूमध्य सागर में है। मिस्टल कहाँ है, फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर जाता है मिस्टल। बोरा मध्य यूरोप में बहती है। बिलजार्ड साइबेरिया से उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में बहता है, बिलजार्ड। फिर आता है बुरान, रूस और मध्य एशिया में बहता है, बुरान। नादर अमेरिका और खाड़ी क्षेत्रों में बहता है, नादर। पेम्पोरो अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहता है, पेम्पोरो। बाइज दक्षिणी अफ्रीका में बहता है, बाइज नदी। फिर आता है कैप डॉक्टर दक्षिणी अफ्रीका में बहता है, टेबल वॉयल का। टोमोटाना भूमध्य सागर में बहता है। जैरून स्विट्जरलैंड में बहता है। नेवाडोस दक्षिणी अमेरिका में बहता है। दक्षिणी बास्टर ऑस्ट्रेलिया में बहता है, लेवेंट या फ्रांस या स्पेन में। फिर आता है हबब, सूडान में बहता है। गैलीली भूमध्य सागर में बहता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। पापागयो मैक्सिको में है। सिटन ईरान में है। विलीज ऑस्ट्रेलिया में बहता है। टेलर पेरू या चिली में बहता है। टेपारेल मध्य अमेरिका में बहता है। विश्व के प्रमुख बांध देखा जाए तो बांध के नाम नदी और विश्व के प्रमुख बांध देखा जाए, जैसे कि रोगुन बक्स नदी पर है तजाकिस्तान में। थ्री गॉर्जस युगसी नदी पर है चीन में। इथुपू परगना नदी पर है ब्राज़ील पराग्वे में। आसमान नील नदी पर है मिस्र में। हुबूर कोलोराडो नदी पर है यूएसए में। नुरेक बक्स नदी पर है तजाकिस्तान में। नुरेक बांध कहाँ पड़ता है तो बक्स नदी पे तजाकिस्तान में। टिहरी भगीरथी नदी पर है भारत में। हीराकुंड महानदी पर है भारत में। ग्रैंड डिक्सेस नदी पर है स्विट्जरलैंड में। करीबा जिम्बाब्वे नदी पर है जिम्बाब्वे और जाम्बिया में। अकोसाबो वोल्टा नदी पर है घाना में। ओरोविल फेदर नदी पर है यूएसए में। ग्रैंड कुली कोलंबिया नदी पर है यूएसए में। गोरी कोरानी नदी पर है वेनेजुएला में। और भांगड़ा नागल सतलज नदी पर है भारत में। टारबेरा सिंधु नदी पर है पाकिस्तान में। क्रोमेट्रा अचेनोस ग्रीस में है। वाजंट नदी पर है इटली में है। मंगला झेलम नदी पर है पाकिस्तान में। चिम्पिंगवन यांगसे नदी पर है चीन में है।
विश्व के प्रमुख जल संधि कौन कौन है? सबसे पहले जल संधि संबंधित सागर और संबंधित देश के बीच में, जैसे मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि दक्षिणी अंडमान सागर और चीन सागर को ये जोड़ता है, और अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ता है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। सुंडा जलप्रपात जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। सुंडा प्रपात किसे जोड़ता है? सुंडा जावा सागर और हिंद महासागर को इंडोनेशिया में है। फिर आता है बाबा अलमंदेब, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में है। बाबा अलमंदेब कहाँ पर है? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, ये यमन और जिबूती के बीच में है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। डोवर जल संधि, डोवर याद रखिएगा, यहाँ डोवर है तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। बास्फोरस काला सागर और मरमरा सागर के बीच को जोड़ता है, और तुर्की में यह पड़ता है बास्फोरस। फिर आता है हार्मुज जल संधि, फारस की खाड़ी और ओमान के खाड़ी के बीच में है, ओमान और ईरान को जोड़ता है। कुक जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है, न्यूजीलैंड और दक्षिण द्वीप के लिए। फिर आता है डेविस जल संधि, डैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। टॉरेस जल संधि काराफूरा सागर और पापुआ की खाड़ी में है, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये पड़ता है। फिर आता है बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के बीच में है और ऑस्ट्रेलिया को पड़ता है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और सुगाची सागर के बीच में है, अलास्का और यूएसए के बीच में ये पड़ता है। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है, और यह कनाडा में पड़ता है, हडसन की। अब आता है औद्योगिक नगर और उपनाम, जैसे अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, ओसाका जापान का मैनचेस्टर है, इनोनोवा रूस का मैनचेस्टर है, शंघाई चीन का मैनचेस्टर है, मिलान इटली का मैनचेस्टर, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, गुर्की जो रूस में है, रूस का डेट्रॉइट इसे कहते हैं, गोरकी रूस का डेट्रॉइट है, चेन्नई भारत का डेट्रॉइट है, नगोया जापान का डेट्रॉइट है, टूरियन इटली में पड़ता है, इटली का डेट्रॉइट है, विंडरसन कनाडा का डेट्रॉइट है, जमशेदपुर झारखंड का पीटर्सबर्ग है, जमशेदपुर जो है ये भारत का पीटर्सबर्ग है, यावाता जापान का पीटर्सबर्ग है, पीटर्सबर्ग यूएसए में है, विश्व के स्टील नगरी कहते हैं, पीटर्सबर्ग को यूएसए में से विश्व का स्टील नगरी कहते हैं। डेट्रॉइट यूएसए में विश्व का मोटर वाहन की नगरी है डेट्रॉइट। मैनचेस्टर यूके में विश्व का वस्त्र नगरी मैनचेस्टर को कहते हैं, वस्त्र नगरी है ये। एंडपम वेनेजुएला में विश्व की हीरा मंडी कहते हैं एडपम को। सूरत भारत का हीरा मंडी है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में विश्व का स्वर्ण नगरी है ये। अब वही जनसंख्या को देखा जाए, जनसंख्या 2011 की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सबसे बड़ा केंद्र शासित दिल्ली, सबसे छोटा केंद्र शासित लक्षद्वीप है। साक्षरता की दृष्टि से 2011 में देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता केरल में 94%, सबसे कम बिहार में 61.8%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में 91.8%, न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर और नगर हवेली 76.2%। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17, सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व देखा जाए दिल्ली 11,320, सबसे कम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व देखा जाए अंडमान निकोबार 46 है। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश 19.981, महाराष्ट्र का जनसंख्या की दृष्टि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ है, महाराष्ट्र का 11 करोड़, बिहार का 10 करोड़, पश्चिम बंगाल का 9 और आंध्र प्रदेश का 8 है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे कम में शीर्ष में देखा जाए तो दिल्ली का 1 करोड़ 67, फिर पुडुचेरी का 12 लाख के आसपास है, फिर चंडीगढ़ का 10 लाख, अंडमान निकोबार का 3 लाख और दादरा 3 लाख। लिंगानुपात देखा जाए तो 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात आपको केरल में मिला था 1084, सबसे कम लिंगानुपात आपको हरियाणा में मिला 879, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी में है 1037 केंद्र शासित में, कि सबसे कम आपका दमन और दीव में मिला था 618। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0 से 6 में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 972, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 968 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0.6 में देखा जाए हरियाणा में 834 और दिल्ली में 871 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले थे माही 1176, अल्मोड़ा उत्तराखंड 1139 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले दमन द्वीप 533, लेह लद्दाख 583 है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन है? तो केरल 1084, तमिलनाडु 996,
आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992, छत्तीसगढ़ 991, न्यूनतम है हरियाणा का 879, हरियाणा का 879, जम्मू एंड कश्मीर का 879, सिक्किम का 890, पंजाब का 895, उत्तर प्रदेश का 912 है। अब आता है भारत में प्रमुख नगर और नदी के तट पर कौन सा है। जैसे प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर है, वाराणसी गंगा, कानपुर गंगा, पटना गंगा, हरिद्वार आपका उत्तराखंड में पड़ता है गंगा, नई दिल्ली यमुना में है, आगरा यमुना, मथुरा यमुना, अयोध्या सरयू नदी पर है, लखनऊ गोमती नदी पर है, लखनऊ गोमती नदी पर है, अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, सूरत ताप्ती नदी पे, भरूच नर्मदा पे, भरूच कहाँ पड़ता है तो भरूच नर्मदा नदी पे, जबलपुर नर्मदा पर, ग्वालियर चंबल पर, कोटा चंबल पर, कलकत्ता हुगली नदी पर, फिर कटक महानदी पर, कटक महानदी पर, हैदराबाद मूसी नदी पर, विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर, नासिक गोदावरी पे, राजमुंदरी गोदावरी नदी पर, श्रीनगर झेलम पर, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र पे, तिरुचिरापल्ली केरल में पड़ता है। अब आइए विश्व के प्रमुख नगर नदी घाटी तट पे देखा जाए तो लंदन का टेम्स इंग्लैंड पर है, पेरिस जो सीन नदी पर है फ्रांस में है, न्यूयॉर्क का हडसन नदी पर है यूएसए में, वाशिंगटन डीसी पोर्ट मैको नदी पर है यूएसए पे, काहिरा नील नदी पर है मिस्र में, रोम टाइबर नदी पर है इटली में, बगदाद दजला नदी पर है इराक में, मॉस्को मोस्कोवा नदी पर है रूस में, बर्लिन स्प्री नदी पर है जर्मनी में, वियना डैन्यूब नदी पर है ऑस्ट्रेलिया में है, बुडापेस्ट डैन्यूब नदी पर हंगरी में है, बेलग्रेड डैन्यूब नदी पर है सर्बिया में है। संघाई यांगसी, अब आइए विश्व को देख रहे हैं हम लोग, संघाई यांगसी नदी चीन पर है, टोक्यो सुमिदा जापान में पड़ता है, कराची शहर सिंधु नदी पर है और पाकिस्तान में है, लाहौर रावी नदी पर है, लाहौर जो है वो रावी नदी पर है और पाकिस्तान में पड़ता है, खातूम नील नदी जिसे नील या सफ़ेद या नीली नदी का संगम कहते हैं सूडान में है, और फिर बैंकॉक चाया फाया नदी थाईलैंड में है, रगून जो यरावती नदी पर है म्यांमार में है, हू ची मिन सिटी साइगॉन नदी पर है वियतनाम में है, लिस्बन टेंगस नदी पर है पुर्तगाल में है, फिर आता है मैड्रिड मेजानेरिस नदी स्पेन में है, डरबिन लिफी नदी आयरलैंड में है, ओटावा नदी पर है कनाडा में, ब्यूनस आयरस रियो डी ला पालेटा नदी अर्जेंटीना में है। फिर आता है विश्व के प्रमुख नदियाँ, जैसे अफ्रीका नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप नील नदी पर है, स्रोत मिस्र और सूडान है। अफ्रीका में कांगो नदी है और जो कांगो गणराज्य में पड़ता है। जो विश्व के प्रमुख नदी हम लोग पढ़ रहे हैं, अफ्रीका में कौन कौन नदी है, अफ्रीका में आपका नील नदी है, मिस्र और सूडान में कांगो जायरे नदी है जो कांगो गणराज्य में, नाइजर नदी नाइजीरिया और माली नदी पर है, जाम्बेजी नदी जाम्बेजी और जिम्बाब्वे नदी पर है, लिम्पोपो नदी दक्षिणी अफ्रीका में है। फिर आता है ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में है, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में है। अब आ जाइए एशिया का, यांगसी नदी चीन में है, होंगो नदी चीन में है, मेकांग नदी वियतनाम और लाओस में है, मेकांग नदी वियतनाम और लाओस में है, सिंधु नदी भारत पाकिस्तान में, गंगा भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र भारत और चीन में ब्रह्मपुत्र है, इरावदी म्यांमार में, दजला इराक और तुर्की में, फरात नदी जो इराक और सीरिया में पड़ता है, आमूर नदी रूस और चीन में पड़ता है, लीना नदी रूस की साइबेरिया में पड़ता है, रूस या साइबेरिया में लीना नदी पड़ता है, ओब नदी रूस में पड़ता है, सॉल्विन नदी म्यांमार और चीन में पड़ता है, महावेली गंगा श्रीलंका में पड़ता है, वोल्गा नदी रूस में पड़ता है, डैन्यूब नदी यूरोप का है, वोल्गा नदी जो यूरोप में है रूस में पड़ता है, यूरोप में है, डैन्यूब नदी है जो जर्मनी और हंगरी में पड़ता है, राइन नदी यूरोप में है जो जर्मनी और फ्रांस में पड़ता है, पो नदी जो इटली में पड़ता है, अब आइए यूरोप का है टेम्स नदी जो इंग्लैंड में पड़ता है, टेम्स नदी कहाँ है, इंग्लैंड में है, सीन नदी पेरिस का फ्रांस में, सीन नदी पेरिस के फ्रांस में है, नीपर नदी यूक्रेन और रूस में पड़ता है, नीपर नदी कहाँ पड़ता है, यूक्रेन और रूस के बीच में नीपर नदी पड़ता है, टेगस नदी स्पेन और पुर्तगाल के बीच में टेगस नदी पड़ता है। भाई अमेरिका उत्तरी अमेरिका का हम लोग कुछ द्वीप के बारे में नदी पढ़े पे, मिसिसिपी नदी यूएसए का है, मिसिली यूएसए का, सेंट लॉरेंस यूएसए और कनाडा का है, रियो ग्रांडे यूएसए और मैक्सिको में है, कोलोरेडो नदी यूएसए है, मैकांजी कनाडा में है, अब भाई हम लोग दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, अमेजॉन नदी ब्राज़ील और पेरू में पड़ता है, पराना नदी ब्राज़ील और अर्जेंटीना, और ओरिनिको नदी वेनेजुएला में, मेडालेना कोलंबिया में, मैगेंडानेला कोलंबिया में,
मरे नदी ऑस्ट्रेलिया में, डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया, मरे डार्लिंग कहाँ पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब आइए विश्व के प्रमुख नहरों के बारे में पढ़ते हैं। स्वेज नहर जो मिस्र में पड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में है। पनामा नहर, पनामा नहर कहाँ है तो ये पनामा में पड़ता है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में है। फिर आता है वोल्गा डॉन रूस में, रोस्ताक राष्ट्रीय नवग्राद और मध्य में वोल्गा और ड्रॉन नदी को जोड़ती है। कील नदी जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य में है। शू नदी यूएसए में है, सुपीरियर झील और यूरन झील के मध्य में है। वेलट झील कनाडा में है, इरीली झील और ओंटारियो झील के मध्य में पड़ता है। इरी नदी यूएसए में है, इरी झील और मिशिगन झील के मध्य में पड़ता है। विश्व के प्रमुख जल मरुस्थल देखा जाए, विश्व के प्रमुख मरुस्थल देखा जाए तो एशिया थार गोबी, अरब टकला, मकान, काराकोरम, दस्तेलूत, दस्ते के कबीर है। अफ्रीका में सहारा, कालाहरी, नमीब, तुबियन, लीबियाई मरुस्थल पड़ता है। अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, लिपर्सन और सेंट्रियो स्टोनी है। उत्तरी अमेरिका में आपका मोजेले, सोनसन, चिनुहाना ग्रेट बेसिन है। दक्षिण अमेरिका में आपका अटाकामा, पेटागोनिया है। दक्षिण अमेरिका में आपका अटाकामा और पेटागोनिया है। फिर आपका विश्व के प्रमुख घास भूमि देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास भूमि हम लोग देख रहे हैं। सवाना अफ्रीका में पड़ता है, मध्य अफ्रीका में यह पड़ता है 10 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य में। लानोस दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में लानोस पड़ता है, वेनेजुएला और कोलंबिया में। कैंपोस दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ब्राज़ील में। सोराडो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ब्राज़ील में सेराडो घास स्थल है ये। लाहिर अफ्रीका में पड़ता है, माली, नाइजर, सूडान और चाड में। फिर आता है शीतोष्ण घास का मैदान में। पंपास दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। पियरी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, यूएसए और कनाडा में। स्टेपिज यूरोप और एशिया में पड़ता है, रूस, यूक्रेन और मध्य एशिया में पड़ता है। वेल्ड ये आपका अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में। फिर आता है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया मार्ले डार्लिंग बेसिन में। पुस्ताज यूरोप में पड़ता है, हंगरी नदी पर। और कैटनबरी और इनिशिया में पड़ता है, न्यूजीलैंड में। इस तरह करके हमारा ज्योग्राफी भी खत्म हो गया। अब आगे देखा जाए क्या करना है। ठीक है दोस्तों, 2 वीडियो हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म किया। अगले वीडियो में हम लोग पूरा बुक को ख़त्म कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ये करंट अफेयर सर का है कोर्स के बारे में, आप जाके देख सकते हैं। तब तक ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक सेकंड पार्ट आएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।